पे भी रह रही हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी हर शोबे में आगे से आगे बढ़ें और ये दिखा दें कि उनमें भी खुदा ने वही जो है टैलेंट रखा हुआ है जो किसी भी और मर्द या औरत में जो है पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। मैं समझती हूँ कि खुदा ने जब इंसान बनाया तो उसने वो जो एबिलिटीज थी, वो जो टैलेंट था हर एक में दिया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, जब आप अपने हुनर को पहचानते नहीं हैं और जब आप अपनी जो है कुव्वतों को और अपने टैलेंट को निखारते नहीं हैं। इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि आप में खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे कि कुछ बच्चे जो हैं जो शायद क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या एकेडमिक्स में पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो कुछ शायद टीचर भी कह लेते हैं या पेरेंट्स कह लेते हैं ये तो कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, या ये आगे इसको पढ़ाना नहीं है, इसको जो है ये उस लायक नहीं है या ये इसमें उतना टैलेंट नहीं है। ये गलत चीज़ है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप सब यूनिक हैं, हर एक फर्द यूनिक है। हर एक को खुदा ने अगर बनाया है, इतनी गैलेक्सीज में, इतने सोलर सिस्टम्स में, हमारी अर्थ पे ही अगर जिंदगी है और उसमें हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जो इंसान है वो सबसे बड़ी जो क्रिएशन है खुदा की वो है, तो उसमें हमें हर एक को ये समझना है कि हम हर एक में वो एक टैलेंट है, वो एक एबिलिटी है जिससे हम अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और जैसे आप बच्चियां हैं, तो जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमें इतना कुछ पता नहीं होता कि ये क्यों हमें बोल रहे हैं, कि सारे आके हमें लेक्चर दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये करो वो नहीं करो। बुरा भी लगता है कि हर कोई हमें आके समझा ही रहा है, ये करना है, ये पढ़ना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे चलना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गाइडेंस एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं होगी, जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप एक रडरलेस शिप की तरह हो कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। और ये डायरेक्शन को पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ पहुँचते, मतलब जो भी कुछ जिंदगी में अचीव कर पाया है, कुछ बन पाया है, उसने कोई ना कोई गुरु जो है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो हमारे एकेडमिकली हो या किसी भी फील्ड में, उसको आइडेंटिफाई किया है। और आज ये इम्पोर्टेंट और आसान भी है क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट के जरिए हम बहुत सी अच्छी चीजें भी ढूंढ सकते हैं जो शायद पहले अवेलेबल नहीं थी। ये 2 साल कोविड में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। तो हर चीज के दोनों फ्लिप कॉइंट्स भी हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं जो आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है कि आज का जो दौर है, मैंने बच्चियों में हमेशा देखा ये चीज, बच्चों में, सिर्फ बच्चियों में नहीं, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि अभी क्लिक किया तो हमें अभी चीज चाहिए, कुछ मांगा, कुछ हमें चाहिए तो अभी चाहिए। और अगर कोई नाकामयाबी आ जाती है, जैसे कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या कोई चीज चाहिए थी वो नहीं मिली या किसी में पार्टिसिपेट किया था उसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो हम क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आज हमें वो सब्र ही नहीं है, वो पेशेंस ही नहीं है कि कुछ भी हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये तो एक दिन में स्टार बन गए, तो वो स्टार जो एक दिन में बनते हैं वो फिर ओवरनाइट फेलियर्स भी वही हो जाते हैं। आपको अगर दायमी सफलता चाहिए, दायमी अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और आज मुझे लगता है टीचर्स का ये फर्ज है, हमारे पेरेंट्स का ये फर्ज है कि बच्चों को ये समझाएं कि हर अच्छी चीज के पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं जब आपकी उम्र की थी तो मुझे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी दिन मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगी। लेकिन हाँ, ये इच्छा जरूर थी, ये ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जो शायद किसी ने नहीं की। तो वो मेरी एक मोटिवेशन बनी। आप लोगों को अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढनी है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उनका नाम रोशन। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि मैं अपने इलाके में, मेरे इलाके में बहुत गरीबी है, मेरे इलाके में औरतों के खिलाफ बहुत वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनको
मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने देखा है घरों में अपने माओ बहनों को मार पड़ते हुए, या उनके खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी सोसाइटी में शायद पहले नहीं थी लेकिन अब वो बढ़ गई हैं। तो वो भी एक मोटिवेशन हो सकती है कि मैं कुछ ऐसा बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन औरतों का सहारा बन सकूं। तो आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी मोटिवेशन सबसे पहले तलाश करनी होगी कि आप कुछ करना क्या चाहती है जिंदगी में। अगर ये जिंदगी मिली है उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका जो है पहले 20-25 साल पढ़ाई में गुजर जाते हैं। वो जो पार्ट है जिसमें आपको कुछ करना है सोसाइटी को, वही 20 से 30 से 40 साल तक का ही टाइम होता है, 30 to 60 ईयर्स, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने लिए, फैमिली के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उस पीरियड के लिए आपको तैयारी आज से ही करनी है, सोचना आज से है, और ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से आएगा और आपको मोटिवेट करेगा या आपको समझाएगा कि आपको क्या करना है। पहले आप में वो ख्वाहिश खुद होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसी चीज की तरफ जाऊं जिससे मैं कुछ बनूं भी और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। और सीखने का जो मादा है, मुझे लगता है हमारी आज की जनरेशन में कम होता जा रहा है। आजकल सबको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि हम गूगल बाबा पे कुछ भी डाल देते हैं तो हमें सब चीजें निकल जाती हैं। लेकिन जो सीखना है ना, वो लास्ट तक, मतलब टिल यू डाई, जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं है तब तक आपको सीखने का शौक होना चाहिए कि हमें अपने टीचर से कुछ सीखना है, हमने लोगों से सीखना है, छोटे से छोटे इंसान से आप कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो यू विल बी डेड देयर। जो इंसान सीखता नहीं है वो ग्रो नहीं करता, और जो ग्रो नहीं हो रहा वो कम हो रहा है, जो बढ़ नहीं रहा वो कम हो रहा है। ठीक है? अगर आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही तो क्या हो रही है? कम ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो हैं आजकल, जो वो चीज आ गई कि हमें सब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं, बहुत ज्यादा टीवी वगैरह पे रहते हैं और उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। वो चीज भी खतरनाक है। आपको लर्निंग एबिलिटी जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। आपको इस उम्र में तो पढ़ाई करनी है, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल वेलबींग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब से और सीईओ साहब से कहूंगी कि मेंटल हेल्थ पे और करियर काउंसलिंग पे हमेशा आपके सेशंस जो है, चाहे वो वीकली आप रखें, मंथली सेशंस रखें, वो जरूर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली साउंड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड से आपको स्ट्रेंथ आए, चाहे वो आपको सोशल फील्ड से स्ट्रेंथ आए, चाहे किसी भी चीज से आपको आती है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटली स्ट्रांग जो बच्चे होंगे वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, वो सोशली कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके इतने सारे क्लब्स बनते हैं, इको क्लब्स बनते हैं, या जो आपकी बाकी एनएसएस होता है, बाकी ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, उनमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ये एक सीख है। आप जब छोटे होते हैं, जो चीजें आप उस वक्त करते हैं, जैसे मुझे याद है मैंने जो चीजें बचपन में की, आई वॉज अ डिबेटर। मैं हमेशा से स्कूल में या कॉलेज में हमेशा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, इलोक्यूशंस में पार्टिसिपेट करती थी। तो आज भी मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं लोगों में जाऊं, उनसे बात करूं। तो जो चीज आप बचपन में करते हैं वो हमेशा आप आगे जिंदगी में कंटिन्यू करते हैं। आप नई हैबिट्स को फॉर्म करना बाद में पॉसिबल नहीं होता। आज ड्रग डी एडिक्शन पे स्पेशली मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रग्स एक ऐसी लानत है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती ही जा रही है, और हमारे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है। आप लोग हमारा फ्यूचर है। जैसे इन्होंने भी, एमसी के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि आप जो बच्चे हैं कल वो डीसी बन सकते हैं, कल आप किसी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कल आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अगर इस ड्रग की लानत लग गई, किसी एक फ्रेंड को लग गई, तो आपका पूरा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली में लग गई तो आपकी सारी फैमिली का जो निजाम है, जो सिस्टम है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको, हमें, जब मैं पुलिस अकेडमी में थी और मैं पुलिस ट्रेनिंग कर रही थी, तो हमें बडीज में रखा जाता था, पेयर्स में, कि अगर एक जो है वो सुबह फॉलन टाइम पे 5 बजे हमें फॉलन करना होता था, तो फॉलन नहीं कर पा रहा है तो दूसरा उसको उठाएगा कि इसकी सपोर्ट के लिए। कोई एक अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। इसलिए आप भी जो फ्रेंड्स हैं
आपकी भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीचर्स की तो है चेक करना कि आप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्कूल में ला रहे हैं। आपके प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गैजेट्स जो हैं वो अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपको उतना गैजेट्स की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पे आपको मैक्सिमम टाइम गैजेट फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैजेट्स में लगेंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन जो है आपका बढ़ेगा। एक स्टडी की गई कि हमारे बच्चे कितने गैजेट्स पे होते हैं, 11 आवर्स पर डे। मतलब आई वाज शॉक्ड, 11 आवर्स पर डे। एक स्टडी ने बताया कि आज का जो नौजवान है वो गैजेट्स पे अपना टाइम गुजार रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हैं जो गैजेट्स पे इतना टाइम गुजार रहा है वो क्या पढ़ाई कर रहा होगा, वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज पे कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, उसकी आईसाइट कैसी होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मुझे लगता है आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी आज की जेनरेशन जो है उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप बच्चियों से भी बात करना चाहूंगी, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, तो इनको प्लीज माइक दिया जाए। My name is Elsa Shafi. My question to you is, during the time when you were building your career, how did you deal with the people who used to talk negative or who used to bring you down? देखिए, this is a very good question because whenever you try to become something or try to do some unconventional thing, look, when I was becoming a doctor, I always knew that I wanted to go into administration, but as a doctor, everybody said कि no, you are a very good doctor, you are scoring so good academically also, you should not go into administration. So to that I would say, जो भी criticize आपको करता है उसको healthy way में लेना चाहिए। जरूरी नहीं है हर कोई criticism आप दिल पे लें, but yes, you have to take calculated decision. Like मतलब as a student, I always took calculated decision that I have to chart out a career ताकि मेरे पास एक fallback option रहे। So my fallback option was always to go back to medicine. And criticism, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फैमिली में ही होते हैं, उनको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। There are some people who are in your friend circle who keep on criticizing you that you will not be able to do this, or this is something which should not be done, or it is not good for you. But I think हर चीज में आपको एक कंसर्टेड एफर्ट ये रखनी चाहिए, सुनो सबका, करो वही जो आपको लगता है ठीक है। एंड उसमें एट दिस लेवल, एट 11th, 9th, 10th, 11th, 12th लेवल, आई थिंक पेरेंट्स आर मोर रिलायबल देन योर टीचर्स। एंड इन everybody for example, if it is your teacher or even your parents, if you find that they are saying something which is totally against your grain, that you don't want to do something and they are pressurizing you, I don't think that should be done. But मुझे जहाँ तक लगता है पेरेंट्स आर योर मतलब they really think for you, you should listen to them, but at the same time you also have to convince them. If you are really feeling so hard that you have to become, for example, I wanted to become an administrator, I convinced my friends also and my teachers. My teachers told me that you are changing your religion, it's like changing your religion. So, and you are so good in medicine, why are you changing your religion and going into some field which is totally different and which requires a lot of hard work as an administrator and a woman administrator, and there were not many role models at that time. But I talked it through, I convinced them that this is really something I really want to do, and if you really want to do something, then it never is like you don't have to work on it. It naturally comes to you, you naturally study for it, you naturally go and look for mentors. So I think you should talk to such people who you think are very important in your life, but for everybody, you don't have to pay heed to everybody. Anybody else?
My name is Shafqat Ahmed. My question to you is, whenever there was a point in your life, like while studying, but it got like saturated, where you lose your motivation, what was something that would always help to get back to the track? During your studies also and in life also, there are many times when you feel demotivated, that everything is going haywire. But I think that is the real test, because when everything is hunky-dory, then there is no struggle. Struggle is when you find challenges, and one of the I think most important challenges when you feel saturated, when you feel that now this is a point where I cannot go further, and at that time I think I took a break. And in life also, if you're doing something continuously, you should not keep on doing it. You should always have some kind of a break, walk for some time, talk to somebody, listen to a good video, motivational video, or talk to your parents, or talk to a good friend. And at this age, you should know how to identify good people. Okay? So it's a very impressionable age. You all are in a very impressionable age, and everybody, whoever comes your way, you should not like take everything on a platter. Like this is something which should be done. You should be inquisitive. You should ask questions. क्या इसने सच बोला? इसने क्यों बोला ये? You should ask that question. And जब अपनी बात आती है, when you feel that you cannot go further, then take a break, go do something else, do some physical work, and think about something else. Like if you are tired sitting and studying, you should go out and do something physically, like physically do some exercise or go for a walk or do some sports activity. And if you're for example like you think that this subject is very tiring and it's very difficult, switch to some other subject, because हमारी brain की capacity है that it stretches when you utilize your brain muscles. So it's like any other muscle. Memory is like any other muscle. So you should keep on. I think I always changed my subject. If I felt very, very uncomfortable doing one subject at a time, I always used to change it. Thank you. Anybody else? Good afternoon, ma'am. My name is Rohan Rafi. Ma'am, firstly, I also want to become an IAS officer, and I take that inspiration from you. But ma'am, whenever I say that I want to become an IAS officer, पहले एक religion की चीज बोली जाती है कि इस्लाम में एक औरत की कमाई हराम है, and it's well said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि एक औरत का सबसे बड़ा like जिहाद होता है when she is in her home, वो आप अपने घर में रहती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है. So like पहले तो हम demotivate इसी चीज से हो जाते हैं that our religion is not allowing us for that. So how we will take आगे हम कैसे मोटिवेशन लेंगे that we will go on this track when पहले ही कहा जाता है कि हमारा religion is not allowing for this, कि एक औरत बाहर जाके she will work with males, she will work with this, like दिन पे जो हजारों से मिलना, हजारों से उठना, हजारों से बैठना. So हम मोटिवेशन हम हजार चीजों में ली जाती है, लेकिन सबसे पहले हमारी जो होती है हमारा religion. So हमें पहले religion की बात ही बोली जाती है कि religion is not allowing you for this. So how we can take this? देखिए, I'm not a religious cleric. I'm not a scholar in religion. So I think some scholar in religion can give that religious perspective. But what I have learned and read from the scriptures, I can quote only that. According to our religion, I don't think ये जो आप बोल रहे हैं कि कमाई हराम है. I think हजरत मरियम जो थी, जो पैगंबर साहब की one of the wives थी, वो खुद लेदर का काम करती थी और उससे कमाई करती थी. जो हजरत खदीजा थी, वो सबसे बड़ी जो थी वो बिजनेस वुमेन थी, और उस टाइम वो इंटरनेशनल बिजनेस करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड करती थी. तो उनका ट्रेड इतना ज़्यादा था कि वो दूसरी कंट्रीज, ओमान और सऊदी अरेबिया के नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज थी, उनमें उनका तिजारत होती थी. एंड इवन आफ्टर द मैरिज विद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद भी जो है वो तिजारत कर रही थी. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है दैट आप कमाई नहीं कर सकती. एंड ऑब्वियसली मुझे जो ये लगता है कि जब रिलीजन में ये लिखा है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, तो गेनिंग नॉलेज इज अ काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस, एंड इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन टू सीक नॉलेज. इट इज एन ऑब्लिगेशन. It's not
जस्ट कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते. इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द हदीस दैट यू हैव टू सीक नॉलेज. और उसके बाद जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है कि हमारी औरतों की एक ज़रूरत है. बिकॉज आज के दौर में अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तो वी गेट इनटू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. For example, if the husband dies or if the earning member dies, what do you do then? Okay, or your husband cannot sustain the family all by himself. There are many social other reasons, I think, that women need to be financially independent, especially in today's times when women are subjugated to so much of violence. There is increasing violence even in our society. The violence is increasing. It never used to be such cases. जो आपका throwing of acid on the faces of women, there have been so many cases that acid attacks बढ़ रहे हैं, domestic violence के cases बढ़ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी है कि औरत को हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता है, जो माँ बाप के घर से निकल के इन लॉज के घर में एक बर्डन जा रही है. एक तो वो सोच बदलने की ज़रूरत है. और मुझे लगता है आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी होकर ये इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हु इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. मैं ये कहती हूँ कि आपको सबको एक ही तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द रिलीजन ऑल्सो, एंड रिलीजन मुझे नहीं लगता कभी भी रोकता है कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद मुख्तार बने. कुछ हद है, लेकिन उन हदों के अंदर आपको, मुझे लगता है हमारा रिलीजन जितनी फ्रीडम देता है उतना कोई नहीं देता. 1400 ईयर्स अगो औरतों को जो है वो जिंदा गाड़ दिया जाता था, ज़मीन में पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था. आज भी बहुत सारी जगहों पे फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड होता है. इट्स अ रियलिटी. तो मुझे लगता है हमारे रिलीजन में जितनी ज़्यादा औरतों को इंडिपेंडेंस और राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो 1400 ईयर्स अगो दिए गए हैं औरतों को. तो मुझे लगता है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में आनी चाहिए, जो हमारी बच्चियों में आनी चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए. और शायद एज सोसाइटी, जो सोसाइटी को करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आप बच्चों को करना है, आप बच्चों को इंडिपेंडेंट. माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए. वो किसी भी तरीके से माँ बाप पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, हाथ ना फैलाए. तो आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी बच्चियों को जो है वो इंडिपेंडेंट करते हैं. उनको बहुत सारे साइकिल्स जो हैं, जो नेगेटिव एक विशियस साइकिल्स बन जाते हैं, उनसे बाहर निकालते हैं. और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी फितने में नहीं पड़ना चाहिए. ये फितना है कि मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपकी नीयत और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे लोगों के लिए और बहनों के लिए और बच्चियों के लिए और माँओं के लिए कुछ करना है. मेरी इंटेंशन हमेशा से ये रही. मुझे कभी भी किसी भी मौके पे आई वॉज इन टू पुलिस सर्विस. मैंने पुलिस सर्विस का 1 साल किया, मैंने उसकी ट्रेनिंग की. मुझे किसी भी मौके पे ये नहीं लगा कि मैं किसी आदमी से कम, और ऐसी कभी भी सोच भी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो वो कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ, अपने आप को फितनों में मत डालिए. और वो फितने कहाँ से आएंगे? जब आप वैसी सोच पालेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव सोशल ग्रुप्स में रहेंगे. जो ग्रुप आपको लगता है कि नेगेटिव, जैसा स्क्रिप्ट में बता रहे थे ना कि एक नेगेटिव ग्रुप होता है, उसमें आप कितनी भी कोशिश करो वो सुधरेंगे नहीं. ठीक है, वो सुधरते नहीं है. उनसे दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो ये समझाते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, या आपको किसी गलत चीज़ में रागिब करने की कोशिश करते हैं. दैट ओनस इज ऑन यू एंड यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर बाय योर थिंकिंग. Assalamu alaikum, ma'am. We're highly grateful because definitely you correlated Holy Quran with the present scenario, and hope my students have got the answer very well. Anybody else? चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन है. मैम आयुक्ता विलॉय. मैम मुझे आपसे कंफर्म करना था कि मैम जब हम किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं, कहीं पर भी हम उसे देखेंगे, तो कभी पुलिस हमें, मतलब हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं उसे, ना ही हम उसे रोक सकते हैं. तो हम पुलिस की मदद लेते हैं. कभी अगर पुलिस अवेलेबल नहीं होती, हम उन्हें कॉल करते, वो पिक नहीं करते और समथिंग हम बिजी है और कुछ
वो कॉल उठा, हम उस टाइम क्या करें, आप हमें बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है मौके पे ही मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम एक हेल्पलाइन बनाएंगे और इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा सिस्टम ज़रूर क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिले कि अगर कोई गलत कर रहा है तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ अच्छे की हुक्म दीजिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। जब आप चुप रहेंगे तो आप खुद भी उस दलदल में मुलविस हो जाएंगे। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं पुलिस का नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत सारी करनी है और उसमें हेल्पलाइंस, चाहे ड्रग डी एडिक्शन तो उस वक्त आ जाता है सेंटर जब आप बच्चा जो है बिल्कुल उसमें मुलविस हो गया, लेकिन उससे पहले उसको रोका कैसे जाए तो उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। आप सबको भी और सीईओ साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ इस पोडियम से कि आपके अपने क्लब्स भी होने चाहिए ताकि आप हर हफ्ते जो है इस पर एक जो है सेमिनार ज़रूर करें, चाहे वो आधे घंटे का ही हो मॉर्निंग असेंबली में, अपने सारे स्कूल्स में ये करिए। क्योंकि देखिए स्कूल्स जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सारे इम्प्रेशनेबल एज के, आज मुझे कोई गलत चीज़ बोलेगा तो मैं मान लूंगी, नहीं मानूंगी ना, लेकिन क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको कोई भी जैसे स्किट में भी बता रहे थे कि उसको बोले नहीं छोड़ यार, चल हमारे साथ चल, हम तेरे को एक अच्छी चीज़ देंगे, तेरा सर का दर्द खत्म हो जाएगा, तेरे को घर वाले एंजॉय नहीं करने देते। अच्छा, ये एंजॉयमेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? आप एंजॉयमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि अपने होश को देना वो एंजॉयमेंट है, ठीक है? तो वो हमें पैरामीटर्स सही करने होंगे, हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि एंजॉयमेंट जो है वो ये नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल नाताल्लुक हो जाएं और अपने एक नई दुनिया बसा लें, अपनी दिमागी दुनिया बसा लें। वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो दुनिया की हकायक से दूर हो जाता है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। आपको इस दुनिया में रह के इधर की प्रॉब्लम्स को सहना है, आपने यहाँ के चैलेंजेस को फेस करना है, वही तो दुनिया है, वही तो चैलेंजेस को जो फेस करके आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है, ठीक है? तो हमें भी इसमें बहुत काम करना है, लेकिन आपके स्कूल्स में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और जब आपकी चेकिंग होती है कि कोई बैग में ये तो नहीं है, क्या कपड़े पहने, वो चेकिंग आप लोगों को बहुत बुरी लगती होगी कि ये क्यों चेकिंग कर रहे हैं, प्राइवेसी है, ये है, वो है। लेकिन प्राइवेसी जो है वो वहाँ तक ही अच्छी है जहाँ प्राइवेसी का एक सही यूज़ हो रहा है। जहाँ उसका मिस यूज़ होता है वो जो है वो मुझे लगता है पूरे समाज के लिए बुरी चीज़ बन जाती है। तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वो मैं सीईओ साहब को मैं बोलूँगी कि इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जहाँ पर हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके पास उनको एक डायरेक्शन मिले, बिना डायरेक्शन के ये लोग ना घूमें। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words and satisfactory answers. अगर ये सेशन हम चलाते रहे तो खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि क्लास में आप रोज पूछते थे मैम कब आ रही हैं, हमें उनसे बात करनी है। तो आज आप लोगों को मौका मिला और आइंदा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा मौका हमें देती रहेंगी। अब मैं हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद लोन साहब नेशनल अवार्डी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ आए और 20 लाख रुपीज का चेक जो रेड क्रॉस का है वो मैम को दें। Girls, please maintain silence. Maintain silence, guys. 2 minutes. मैम, ये बच्ची है हमारी नाफिया, ये तब से मुझे कह रही है मुझे मैम से एक ऑटोग्राफ दिलवा दो। बस एक ही नहीं बच्चों, इसको हम फोटो स्टार्ट करा लेंगे, एक ही अभी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर, प्लीज। अब इसने रिक्वेस्ट की बार बार, तो तभी थैंक यू सो मच मैम। आज तक बहुत प्रोग्राम्स एंकर किए, लेकिन बिलीव मी आज पहली बार बहुत मजा आया, बिकॉज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज वुमेन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज वुमेन, और यहाँ जो एंकर करेंगे शी इज वुमेन एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द यंग लेडीज। हैट्स ऑफ टू वुमेन। Ladies, sir, we are so proud of ma'am and मैम, थैंक यू वेरी मच। आज तक तो मुझे IAS ऑफिसर बनना था, बट अब मुझे डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर बनना है।
बातों की बजाय अगर जोरदार तालियां हो जाए गुड। अगर आपको वाकई आज अच्छा लगा तो प्लीज एक बार और, अगर आज का दिन आपको अच्छा लगा, अगर मैम से बात करनी अच्छी लगी, थैंक यू।